कानूनी रूप से एडवोकेट एक्ट के तहत अगर कोई आतंकवादी ही क्यों ना हो, उससे भी अपने आप को रक्षा का, उससे अपने डिफेंस करने का अधिकार है। एक वकील उसे भी लीगल सलाह देने के लिए, उसे भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए बाउंड है। अफजल गुरु का भी तो केस किसी ने किसी वकील नहीं लड़ा ना। हत्या के अपराध में बंद अगर किसी के ऊपर FIR दर्ज हो तो सीधे हत्यारा बोल देते हैं। बलात्कार के अपराध में किसी के ऊपर FIR दर्ज हो तो सीधे बलात्कारी बोल देंगे। वैसे ही अगर किसी के ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर FIR हुआ तो आतंकी नाम से न्यूज चल जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। नूरुद्दीन जंगी एक एडवोकेट थे खुद भी, और चूंकि इसमें एलिगेशन मेन यही था कि ये लीगल ब्रेन है इसके पीछे, तो न्यायालय का यह भी कहना था कि अगर कोई वकील है और वकील होने के नाते किसी संस्था को सपोर्ट करते हैं तो इसके लिए स्वतः कानूनी रूप से भी वो ड्यूटी बाउंड है। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपुल वॉइस। कानून के उस चौखट पर खड़े हैं जिसे पटना हाई कोर्ट कहा जाता है। इसी हाई कोर्ट के सामने न जाने कितनों की ज़िंदगी को बचाने का संघर्ष लड़ा जाता है और कितनों की ज़िंदगियां गलत कार्यों के कारण बर्बाद हो जाती है। अभी इसी तरह की घटनाएं बराबर हम लोग के बीच में सुनने को आती रहती है, लेकिन आज कुछ स्पेशल मामला आया है। कानून के बारे में एक जानना एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना के लिए पुलिस के लिए, और जितना इस कानून व्यवस्था में जुड़े हुए लोग हैं या न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं जो कानून के विद्यार्थी हैं, सभी के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि यह एक आपके लाइफ सेविंग की चीज़ें हैं। अगर कानून का दुरुपयोग होता है तो आपके जीवन बर्बाद हो सकता है, और आप उस कानून का सदुपयोग करना जानते हैं, आप उस कानून के बारीकियों को समझते हैं, तो कोई भी आपको गलत तरीके से गुमराह नहीं कर सकता है, आपको धमका नहीं सकता है, आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। तो इसी तरह की कुछ घटना हुई है। अभी इधर के दिनों में आपने सुना होगा कि पिछले साल लगभग 1-1.5 साल हुआ कि दरभंगा में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और बताया गया था कि ये PFI के आतंकी हैं, और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को तोड़ने का आरोप लगा था और वो गिरफ्तार हुए थे। अभी हाल में अखबारों के माध्यम से और विभिन्न मीडिया के माध्यम से और हमारे साथियों के माध्यम से खबर मिली है कि उन्हें बेल मिल गया है। बेल मिलने का कारण क्या है, और ये जो लोग जुड़े हुए थे, जुड़ने का जो आरोप लगा था वो PFI से इनके संबंधों की बात की गई थी। तो जो PFI संगठन बैन है उसके मेंबर NIA के द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं। गिरफ्तार होने के बाद जब हाई कोर्ट में पेशी होती है और 1.5 साल बाद उनको जमानत मिल जाती है, तो क्या मामला था, आखिर में किन शर्तों पर जमानत दी गई है, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विद्वान अधिवक्ता कुंदन कुमार ओझा जी हैं और नवनीत कुमार हैं। आइए चलिए जानते हैं इनसे क्या मामला था, कौन लोग गिरफ्तार हुए थे, कब गिरफ्तार हुए थे, और क्या कुछ परिस्थितियां थी जो NIA ने इनको गिरफ्तार किया, इसके बारे में बताइए। 14-15 जुलाई 2022 के लगभग फुलवारी शरीफ FIR संख्या 814 या 27 है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। उसके संबंध में एक FIR दर्ज की गई थी, जिसे बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आदेश के तहत इसमें UAPA के तहत दोबारा FIR दर्ज करके। फुलवारी शरीफ में हुआ क्या था जो FIR दर्ज हुआ? फुलवारी शरीफ में FIR में कहा गया है कि कुछ लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल थे जो प्राइम मिनिस्टर के विजिट से पहले कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते थे। अच्छा। और वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट एक अथर परवेज और जलालुद्दीन खान के प्रमाइस कहा गया है, और वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट रिकवर हुए थे जिसमें कुछ PFI के झंडे और कुछ प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स जैसा कहना FIR के हिसाब से वो रिकवर हुए थे। उस संबंध में FIR दर्ज की गई थी। इसमें नूरुद्दीन जंगी को, दरभंगा के रहने वाले हैं, उनको लखनऊ के ATS के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बाद में पटना पेश किया गया था। नूरुद्दीन जंगी को इस मामले में कहा गया है कि इस मामले के पीछे इस PFI के पूरे इलीगल एक्टिविटीज़ के पीछे लीगल ब्रेन कहा गया है। अच्छा। तो लीगल ब्रेन कहते हुए उनको इस मामले में अभियुक्त बनाया गया, और UAPA के धाराओं के अंतर्गत बाद में दोबारा FIR रजिस्टर करके ये अभी जेल में थे। अभी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अभी इसमें जमानत दे दिया गया है, और इससे पहले स्पेशल कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके विरुद्ध यहाँ पर अपील फाइल करके हम लोगों ने यहाँ जमानत लिया है। नवनीत जी बताइएगा, जैसे ये बता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई थी, काफ़ी संगीन मामले थे, और उन संगीन मामलों को आज हाई कोर्ट में आया, आप लोगों ने जिरह किया और विद्वतापूर्वक अपने पक्षों को रखा। PFI को बैन इधर के दिनों में किया गया था और इनकी गिरफ्तारी पहले की गई थी, और फिर कहा गया कि ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से का उल्लंघन कर रहे थे, उसको तोड़ने का काम कर रहे थे, और PFI जैसी जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थी उस संगठन से भी जुड़े हुए थे। तो क्या ये आधार बनता है कि कोई कानून इधर लागू हो और पहले उस संगठन से अगर कोई जुड़ा हुआ हो और उसकी गिरफ्तारी हो जाए इस आधार पर कि वो माने प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हुआ है? नहीं, ऐसे
क्रिमिनल लॉ जो है रेट्रोस्पेक्टिव आमतौर से कभी ये नहीं होता है, लागू नहीं होता है। जिस टाइम इन लोगों को गिरफ्तार किया गया उस टाइम पीएफआई बैन नहीं था, बैन बाद में किया गया। तो जो है तो ये तो बैंड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने का तो इस पर कोई ऐसा इशू बनता उन पर नहीं लगता है। नहीं। कुंदन जी बताइएगा कि जैसा इन्होंने बताया कि वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन से उस समय में नहीं थे जिस समय इनकी गिरफ्तारी की गई, तो क्या जो एफआईआर दर्ज हुआ था उसमें ये बताया गया था कि प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन के ये लोग मेंबर हैं? जी, एफआईआर के दौरान ऑर्गेनाइजेशन वाली बात वैसे मूल रूप से नहीं आई थी। एफआईआर के दौरान एक्टिविटीज इन लोग की लीगल कह के उस समय एफआईआर दर्ज किया गया था। सब्सिक्वेंटली बाद में इस ऑर्गेनाइज संस्था को बैन किया गया। लेकिन जैसा नवनीत जी ने कहा कि क्रिमिनल लॉ का पूर्ववर्ती तरीके से एप्लीकेशन उसका नहीं होता है, किसी के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। हमारे दलीलों में से एक दलील यहाँ न्यायालय में बेल के लिए यह भी था कि चूँकि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बैन की गई थी उससे पहले उसके ये सदस्य रहे। हमने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया है कि इन्होंने एसडीपीआई से चुनाव लड़ा था नूरुद्दीन जंगी ने, और हमने न्यायालय में इस बात को डिनाई भी नहीं किया। हम एसडीपीआई भी पीएफआई की एक सिस्टर संस्था है और उससे नूरुद्दीन जंगी जी ने चुनाव लड़ा था, उसको हमने कोर्ट में डिनाई नहीं किया। हमने कोर्ट में ये दलील रखा कि नूरुद्दीन जंगी भले उसके सदस्य रहे हैं, लेकिन जब ये सदस्य थे उस समय यह बैन नहीं था। यह एफआईआर जुलाई में रजिस्टर की गई थी और पीएफआई को सितंबर 2022 में लगभग बैन किया गया था। तो इस दलील को भी कोर्ट ने एक कारण माना जिसके कारण इस कोर्ट में बेल अलाउ किया गया। दूसरी बात है, नूरुद्दीन जंगी एक एडवोकेट थे खुद भी, और चूंकि इसमें एलिगेशन मेन यही था कि ये लीगल ब्रेन है इसके पीछे, तो न्यायालय का यह भी कहना था कि अगर कोई वकील है और वकील होने के नाते किसी संस्था को सपोर्ट करते हैं तो इसके लिए स्वतः कानूनी रूप से भी वो ड्यूटी बाउंड है, उनका वो कर्तव्य है। ऐसा एक जजमेंट में एक जगह पे ऐसी पंक्ति न्यायालय के द्वारा भी है लिखा गया है। अच्छा, मतलब एक कानूनी तौर पर जो जानकार व्यक्ति है, जो एडवोकेट है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो बैन हो या ना बैन हो उसका कानूनी सलाह दे सकता है, उसको ये कर सकता है। नहीं, बैन हो अगर गलत तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत यूएपीए के तहत अगर बैन किया गया तो उसकी एक्टिविटीज में शामिल होंगे कोई भी वकील, तो वो गलत है। कानूनी रूप से एडवोकेट एक्ट के तहत अगर कोई आतंकवादी ही क्यों ना हो, उससे भी अपने आप को रक्षा का और उसे अपनी डिफेंस करने का अधिकार है। एक वकील उसे भी लीगल सलाह देने के लिए, उसे भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए बाउंड है। अफजल गुरु का भी तो केस किसी ने किसी वकील नहीं लड़ा ना। जी। तो इस तरह से आपने देखा कि सिर्फ एक वकील होने के कारण अगर आप किसी गलत या सही आदमी जिसका फैसला बाद में कोर्ट करता है उसके पक्ष में अगर आप कानूनी पक्ष प्रस्तुत करते हैं या उसको जो कानूनी सलाह है जो गलत नहीं है कानून के दायरे में वो देते हैं तो आपको कहीं से भी गलत नहीं माना जाता है। लेकिन जब ये केस दर्ज हुआ था तो इनके ऊपर यह एलिगेशन लगाए गए थे कि चूंकि ये अधिवक्ता हैं और कानूनी जानकारी रखते हैं तो ये लीगल ब्रेन हो सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ के हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज करते समय में उन्होंने यह दलील दिया कि भाई इनका तो ये ड्यूटी है जिस ड्यूटी के कारण ये सलाह दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो जिस संगठन से यह संबंध रखते थे वह संगठन उस समय बैन नहीं था, बाद के दिनों में बैन हुआ, तो यह भी मामला बना। और क्या क्या आधार बने इनके, मतलब सबसे बड़ा आधार यूएपी एक्ट में जो जमानत का होता है कि प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता हो तभी इस कानून के अंतर्गत जमानत दिया जा सकता है। अच्छा। अन्यथा यह एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें कि रेगुलर बेल भी मना किया जाता है अगर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से रिलेटेड ऑफेंस में हो। सेक्शन 43D का एक क्लॉज है वो मना करता है कि रेगुलर बेल भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें अगर प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जमानत का विरोध करने का अधिकार दे दिया गया और उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा दिए गए रिपोर्ट से अगर न्यायालय संतुष्ट है तो नहीं देना चाहिए बेल। नूरुद्दीन जंगी के केस में न्यायालय ने माना कि चूंकि प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता इसलिए जमानत दिया जा सकता है। हालांकि न्यायालय की यह टिप्पणी सिर्फ बेल को लेकर है। ट्रायल को लेकर न्यायालय ने स्पष्ट लिखा है कि हमने जो यह टिप्पणी की है कि प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है, यह ट्रायल को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ट्रायल अपने हिसाब से कानूनी रूप से चलेगा, ट्रायल चलता रहेगा। और आपने देखा कि जो अभी केस खत्म नहीं हुआ है, केस आगे भी चलेगा। उनके जो खिलाफ में जो वकील लड़ रहे हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे और ये भी अपना पक्ष में, फिलहाल बेल मिल गया है, वे अपने घर जा सकेंगे, अपने परिवारजनों से मिल सकेंगे और अपने पक्ष को मजबूती से रख सकेंगे। एक मामला ये, कुंदन जी और नवनीत जी आप दोनों आदमी यहाँ पर है, यह देखा जाता है कि प्रायः जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो मीडिया के द्वारा या सामान्य जन के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है बाप रे फलानवा तो बड़ा बहुत भारी आतंकी था
गिरफ्तार हो गया तो अखबारों में हेडलाइन छपता है, मीडिया के द्वारा चलाया जाता है फलाना आतंकी गिरफ्तार। तो क्या किसी का कोर्ट में अगर ट्रायल नहीं चले, उसको सज़ा नहीं सुनाई गई हो, तो मीडिया या कोई व्यक्ति उसको आतंकी, अपराधी या माने टेररिस्ट कह सकता है क्या उसको, या चलाया जा सकता है? सामान्य रूप से तो कानूनी रूप से अगर टर्म इसके लिए यूज़ किया जाता है आरोपी कहा जाता है जी। लेकिन चूंकि मीडिया के लोग खबरों को सेंसिटिव बना लेंगे, उनका अपना एक तरीका है खबरों को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, जी। सीधा डायरेक्ट जिस अपराध के लिए उन्हें बुक किया गया है उससे ही उसे नामित कर देते हैं। हत्या के अपराध में बंद अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो तो सीधे हत्यारा बोल देते हैं। बलात्कार के अपराध में किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो तो सीधे बलात्कारी बोल देंगे। वैसे ही अगर किसी के ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर एफआईआर हुआ तो आतंकी नाम से न्यूज चल जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कानूनी गलत है जी। ये मोरली गलत है। और कानून में फ्रेज चलता है नॉट गिल्टी अनटिल प्रूव्ड। जब तक वो साबित नहीं होता है तब तक आप गिल्टी नहीं माने जाएंगे। और अभी तो ट्रायल हुआ ही नहीं है, साबित हुआ नहीं है, तो मीडिया अगर इस तरीके से पोर्ट्रे करती है बात को तो ये तो ठीक नहीं है, ये इमोरल मुझे लगता है। तो देखा आपने कि कैसे हमारे बीच में विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी और कैसे उन्होंने बताया कि इनके जो मुवक्किल थे उनको किन किन आधारों पर है सो जमानत मिली है, केस आगे भी चलना है। लेकिन यह बात हमारे मीडिया के साथियों के लिए भी मार्केबल है कि उन्हें जब भी खबर चलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि एक पतली लाइन होती है आरोपी में और अपराधी में, उसका हमेशा ख्याल रखें और किसी को भी यूं ही ऐसे सामाजिक तौर पर बहिष्कृत न बना दे। क्या पता कल को वो निर्दोष साबित होकर आ जाए और उसका परिवार और समाज में संबंध खराब हो जाए, उसका है सो सामाजिक रिश्ता खराब हो जाए, उसका सोशल वैल्यू खत्म हो जाए। तो इस स्थिति में उस व्यक्ति के मानसिक स्तर पर क्या असर होगा, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसी तरह के खबरों को लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डी पीपल वॉइस। धन्यवाद।